हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्रेब्स चक्र के बारे में। क्रेब्स चक्र जो कि ऑक्सीश्वसन का ही एक पार्ट है। इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात किया। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का जो एक अणु है वो पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण करता है। जस्ट उसके बाद में ये जो पायरुविक अम्ल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने के बाद पहले लिंक रिएक्शन या योजक अभिक्रिया होती है। योजक अभिक्रिया के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स चक्र में भाग लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को बाहर निकालता है, साथ ही ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो देखिए क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र नाम क्यों पड़ा? 1937 में हैंस क्रेब नामक वैज्ञानिक ने 1937 में हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। इस कार्य के लिए 1953 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो क्रिया होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है और अधिकतम जो श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा बनती है वो इसी क्रेब्स चक्र के दौरान बनती है। इससे पहले ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमने ये बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस में न तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, न ही कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। न ही ऑक्सीजन बाहर निकलती है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में सबसे पहले लिंक अभिक्रिया के दौरान बाहर निकलता है, या लिंक अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो एक ग्लूकोज से जो 2 पायरुविक अम्ल बनेंगे, तो 2 पायरुविक अम्ल जब लिंक रिएक्शन में भाग लेंगे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बाहर निकलेंगे और क्रेब्स चक्र के दौरान पीछे बचे हुए जो 4 कार्बन हैं, ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त होते हैं या बाहर आते हैं। साथ में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जल के अणु भी बनते हैं। तो देखिए ग्लूकोज से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, श्वसन की क्रिया ग्लूकोज से शुरू हुई है। ग्लाइकोलाइसिस हमने पूरा पढ़ा है, जिसमें 10 स्टेप हमने पढ़े थे और 10 स्टेप के दौरान ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, ग्लूकोज से किसका निर्माण करता है? पायरुविक अम्ल का निर्माण करता है। और पायरुविक अम्ल लिंक अभिक्रिया में जाकर किसका निर्माण करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। अब देखिए एसिटाइल कोएंजाइम ए OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसमें कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं। 4 कार्बन वाले OAA के साथ में एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ता है या अभिक्रिया करता है और किसका निर्माण करता है? सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। अब यहाँ पर जो सिट्रिक अम्ल का निर्माण हुआ है, अब इसमें कितने कार्बन होंगे? इसमें कार्बन होंगे 6। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन क्यों है? क्योंकि OAA इसमें कितने कार्बन? 4। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन? 2। तो 4 और 2 कार्बन कितने हो जाएंगे? 6 कार्बन इसके अंदर हो जाते हैं। अब इस तरह से जो सिट्रिक अम्ल क्रेब्स चक्र के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद है, इस कारण इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम है सिट्रिक अम्ल चक्र। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद क्या बना? सिट्रिक अम्ल बना। अब देखो सिट्रिक अम्ल एक ऐसा चक्र है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक मतलब है 3 COOH समूह पाए जाते हैं, इसलिए इसे TCA चक्र भी कहा जाता है। TCA चक्र कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 COOH समूह होते हैं, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। तो इसे TCA चक्र भी कहते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए, क्रेब्स चक्र, सिट्रिक अम्ल चक्र और TCA चक्र। पूछा जाए अलग अलग तो आपको अलग अलग बताना है। अब सिट्रिक अम्ल के अंदर कितने कार्बन हैं? 6। अब यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकलेगा और किसका निर्माण होगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल।
अब इसमें कितने कार्बन होंगे? इसमें कार्बन होंगे 5, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु यहां से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा देखो यहां पर क्या होगा, NADH2 का निर्माण होता है। NAD+, ये हाइड्रोजन ग्राही है, और हाइड्रोजन ग्राही है तो ये हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा H+, NAD+ से क्या बन जाएगा? NADH+H+। अब ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकली है तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? इस क्रिया को हम विहाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। अब विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन बाहर निकली है तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा? तो देखिए ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, उसके उल्टा होता है, उसके उल्टा ऑक्सीजन की निकासी अपचयन, हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोजन का योग क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण तो हाइड्रोजन का योग अपचयन। अब यहां पर हाइड्रोजन का योग नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन की क्या हो रही है? निकासी हो रही है। तो हाइड्रोजन की निकासी हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। तो यहां पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण भी कह सकते हैं। एंजाइम की बात करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम का नाम क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज। तो सिट्रिक अम्ल से किसका निर्माण हो गया? अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से किसका निर्माण होगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु निकलेगा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु निकलेगा 4 कार्बन वाला पदार्थ बनता है जिसका नाम है सक्सिनिक अम्ल। किसका निर्माण हो जाएगा? सक्सिनिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। अब इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? 4। क्यों होंगे? क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल के अंदर 5 कार्बन थे, एक कार्बन बाहर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो इसमें कितने कार्बन बच गए? 4। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बाहर निकल रहा है तो इस पद का नाम क्या होगा? विकार्बोक्सिलीकरण। एंजाइम कौन सा होगा? डीकार्बोक्सिलेज। अब यहां पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और क्या बढ़ेगा? NAD+ से NADH+H+ का निर्माण होता है। अब ये जो NADH+H+ का निर्माण हुआ है ये आगे ETS या ETC के दौरान या उसमें प्रवेश कर आगे किसका निर्माण करेंगे? ATP का निर्माण करेंगे। एक NADH+H+ से 3 ATP बनते हैं। लेकिन इस स्टेप के दौरान एक GTP का निर्माण भी होता है। किसका निर्माण होता है? देखिए GDP से GTP का निर्माण होता है, और GTP ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के बिल्कुल समकक्ष होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमें डायरेक्ट एक ATP की प्राप्ति होती है। अब सक्सिनिक अम्ल में 4 कार्बन है, इससे आगे बनता है 4 कार्बन वाला पदार्थ बनेगा जिसको मेलिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मेलिक अम्ल। कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन वाला पदार्थ बनता है मेलिक अम्ल। इस स्टेप के दौरान एक FAD से FADH2 का निर्माण होता है। FAD से FADH2 का निर्माण होता है, और ये जो FAD है ये हाइड्रोजन ग्राही है, बिल्कुल इसने हाइड्रोजन को ग्रहण किया है, और ये जो हाइड्रोजन ग्राही है इससे भी बाद में ATP का निर्माण होगा ETC के दौरान या ETS के दौरान। अब NAD में इनमें क्या अंतर है? तो NADH+H+ है तो उससे तो 3 ATP बनते हैं, जबकि इससे कितने बढ़ेंगे? 2 ATP बढ़ेंगे। तो ये भी क्रिया विहाइड्रोजनीकरण है, इसको हम ऑक्सीकरण भी कहेंगे। इस तरह से मैलिक अम्ल का निर्माण हुआ। मैलिक अम्ल के बाद में OAA का पुनः निर्माण हो जाता है। क्यों? क्योंकि चक्र चलाने के लिए हमने शुरुआत में जो रॉ मटेरियल लिया है
पुनः उस मटेरियल का बनना जरूरी है। यदि पुनः वह मटेरियल नहीं बनेगा तो नेक्स्ट जो भी चक्र चलने हैं वो नहीं चल पाएंगे। इसलिए जो रॉ मटेरियल हमने पहले यूज में लिया है उस मटेरियल का बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैलिक अम्ल से किसका निर्माण हो जाता है? OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर जो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी इसमें NAD जो हाइड्रोजन ग्राही है ये पुनः NADH+H+ का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार पुनः OAA का निर्माण हो जाता है। अब ये कंप्लीट क्रेब्स चक्र है। इस दौरान कितने ATP बनते हैं? ATP की गणना। ATP के दौरान देखिए, यदि हम क्रेब्स चक्र की ही बात करते हैं तो देखो क्रेब्स चक्र के दौरान ही बात करें तो ATP की संख्या अलग होगी। यदि लिंक रिएक्शन को साथ में जोड़ते हैं तो ATP की संख्या अलग होगी, और यदि पूरे श्वसन के बारे में बात करते हैं तो ATP की संख्या अलग होगी। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण कितने बार हुआ है? एक ऑक्सीकरण यहाँ पर हुआ है, NADH+H+ का निर्माण हुआ। फिर यहाँ पर भी ये NADH+H+ का निर्माण हुआ, और एक यहाँ पर NADH+H+ का निर्माण हुआ। तो देखिए 3 NADH+H+ बने हैं। तो एक से कितने ATP बनते हैं? 3। तो 3 से कितने बन जाएंगे? 9 ATP तो इस प्रकार बन जाएंगे। और FAD बना है, FADH2। FADH2 कितने बने हैं? 1। तो ये एक है FADH2। ATP कितने हो जाएंगे FAD से? 2। और एक जो ATP है वो हमें सीधा प्राप्त हुआ है GTP के रूप में। तो एक क्या प्राप्त हुआ है? GTP। तो इसको हम एक ATP मान लें। तो कुल मिलाकर कितने ATP हमें प्राप्त हुए क्रेब्स चक्र के दौरान? कितने प्राप्त हो गए? 9 और 2 11 और 1 12 ATP क्रेब्स चक्र के दौरान प्राप्त होते हैं। अब देखो, जैसे ही 12 ATP आते हैं यहाँ पर तुरंत कई प्रश्न क्रिएट हो जाते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न, एक पायरुविक अम्ल के दौरान या क्रेब्स चक्र के दौरान एक पायरुविक अम्ल से कितने ATP प्राप्त होते हैं? तो कितने प्राप्त होते हैं? 12। अब एक क्रेब्स चक्र के दौरान 2 पायरुविक अम्ल है तो उनसे कितने ATP प्राप्त होते हैं? तो क्या कर देंगे हम? डबल कर देंगे। यदि अलग से लिंक रिएक्शन का पूछा जाए, एक पायरुविक अम्ल से लिंक रिएक्शन के दौरान कितने ATP प्राप्त होते हैं? तो 3। 2 पायरुविक अम्ल से लिंक रिएक्शन के दौरान कितने ATP? तो 6 हो जाएंगे। और देखो, यदि हम एक ग्लूकोज की बारे में बात करें, पूरे एक ग्लूकोज की बात करें, एक ग्लूकोज से कितने ATP प्राप्त होते हैं? तो देखो, एक ग्लूकोज की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने ATP प्राप्त होते हैं? 8। लिंक रिएक्शन से कितने प्राप्त होते हैं? लिंक रिएक्शन से 6। और क्रेब्स चक्र के बारे में बात करते हैं तो क्रेब्स चक्र के दौरान कितने प्राप्त हो जाते हैं? 12 और 12 24 ATP। इस तरह से एक ग्लूकोज के अणु से या एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण से कुल कितने ATP प्राप्त होते हैं? 38 ATP प्राप्त होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए, प्लस अन्य जितने भी एग्जाम हैं, नेट, BSc नर्सिंग, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, साइंस लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम हैं, उन सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए यदि पूछा जाए एक ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ कितने ATP प्राप्त होंगे? तो 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर क्रेब्स चक्र के बारे में अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि प्रत्येक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और यदि
कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको उसका भी प्रत्युत्तर दे सकूं। और ये एग्जाम की दृष्टि से जितना ये चक्र है, आप इस चक्र को याद कर लें। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ रटने का प्रयास नहीं करें, समझकर इसको समझें, समझकर आप ये चक्र कैसे बनेगा, 4 कार्बन है तो क्यों है, 5 है तो क्यों है, या 2 है तो क्यों है, 1 कहाँ गया, 2 से 3 कैसे हो गए, प्रत्येक चीज आपके जहन में रहनी चाहिए, ताकि आप समझकर इसको अच्छे से कर सकें। यदि रटने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं आप चूकोगे या भूल होगी आपसे। इसलिए आप इसको अच्छे से समझकर और याद कर लें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन शोषण वाले पार्ट से बनता है, तो ये क्रेब्स चक्र का बनेगा या फिर ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पूछा जाएगा। दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। पिछले पेपर यदि आप देखते हैं तो उसमें जो सवाल बने हैं, छोटे बड़े जितने भी सवाल बने हैं, वो क्रेब्स चक्र से ही बने हैं। ऐसे हम देखें तो क्रेब्स चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके अंदर ग्लूकोज से शुरुआत हुई, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, वो मैटर भी इसमें आ जाता है, लेंक रिएक्शन भी इसमें आ जाती है, और क्रेब्स चक्र तो इसके अंदर है ही। और एटीपी की गणना भी अंत में होती है। एटीपी की गणना हमने लास्ट में की है, तो यहाँ पर हमने सबको जोड़ कर लिख लिया कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, लिंक रिएक्शन में क्या हुआ, क्रेब्स चक्र के अंदर क्या हुआ। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि कितने स्टेप में ऑक्सीकरण हुआ, क्रेब्स चक्र के अंदर कितने स्टेप में ऑक्सीकरण हुआ। तो देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीकरण है, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण है, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण है, और यहाँ पर भी ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण कितने स्टेप है, 4 स्टेप है। कितनी जगह या कितनी बार कितने स्टेप में सीधा एटीपी प्राप्त होता है, तो 1 बार एटीपी की प्राप्ति होती है। इस तरह से बीच में यदि सीधा एटीपी प्राप्त हो जाता है तो इसको हम क्रियादार स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। मतलब हमें डायरेक्ट एटीपी की प्राप्ति हो जाती है, तो इसको क्रियादार स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण कहा जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिंदु के साथ। तब तक आप सभी से मैं अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।